Non-finite is a part of a verb. A verb has its two parts, finite and non-finite. Today I do not want to talk about the finite, but a little bit which is very necessary, that I am telling. Finite verb acts according to the subject. If the verb doesn't act according to subject, that is called non-finite. Simply you can understand, अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो वर्ब चेंज हो जाते हैं, और अगर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब चेंज हो रहा है तो वह फिनाइट है। छोटा सा एग्जांपल रखो, आई टीच यू इंग्लिश। Here subject is I. If I change this subject into he, it means he teaches you English. Here you see, here teaches, here now teaches, because this verb acts according to this subject. Now to show that this is called finite verb. If the verb doesn't carry the rule of the subject, that is called non-finite. Suppose I came here, comes here, I come here to teach you. He comes here to teach you. You see, this verb changes according to the subject, but here this one is not in changing form. This is finite, but this one is non-finite, right? अगर verb subject के according change नहीं होता है तो वह non-finite है, और change होता है तो finite है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को इतना जानना जरूरी है कि नॉन फिनाइट के 3 काइंड्स होते हैं। इन्फिनिटिव, सेकंड वन जीरंड, थर्ड वन पार्टिसिपल्स। Infinitives, it means it has 2 stages. With infinitives, its form is, it means 2 plus v1, and without infinitive or bare infinitive, it means 2 is not to be added, only v1 is added. It is the form through which you can judge it is with infinitive or without infinitive. Second one is the gerund. Its form is v1 plus ing. It means v4 means ing form of the verb, like playing, walking, reading. Participle has its 3 forms. Present participle, its form is as the same as the gerund has, means v1 plus ing, v4 ing form of the verb, right? Second one is the past participle. It means v3 plus noun. Third one, perfect participle. Its form is having plus v3. आपको लगा होगा कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेम फॉर्म है,
तो क्या सेम फॉर्म का यूज हम जिरंड के लिए भी कर सकते हैं और पार्टिसिपल के लिए कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। ये आंसर होगा नहीं, दोनों के अलग अलग फॉर्म हैं। तो बट जिरंड तक आएंगे, पार्टिसिपल तक आएंगे तो बिल्कुल आसानी से मैं समझा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम लोग विथ इंफिनिटिव की बात करते हैं, 2 + V1 की बात करते हैं। क्या इसका क्या क्या यूज है, क्यों 2 + V1 का यूज करें और कैसी मीनिंग हो देगा सेंटेंस में, ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। सबसे पहले तुम लोग को यह समझना पड़ेगा कि इस इंफिनिटिव का यूज हम सेंटेंस के बिगनिंग में भी करते हैं, जिसको एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा कहीं भी यूज करते हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो पहले इसका देखते हैं कि एज अ सब्जेक्ट कैसे इसका यूज होता है, यानी सब्जेक्ट या नाउन के तरह इसका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में। कहां पर? इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में। तो हम रखते हैं 2 और 2 के बाद कोई एक वर्ब रख देते हैं, जैसे अच्छा वेरी फाइन, टू वेक, टू V1 अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, राइट, यही बात बताया था। कहां पर यूज किया मैंने? सेंटेंस के बिगिनिंग में 2 + V1 का। इट मीन्स जगना सवेरे एक अच्छी आदत है, सवेरे जगना एक अच्छी आदत है। ठीक है, बहुत तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं इसके। झूठ बोलना पाप है, टू टेल अ लाई इज अ सिन। दूसरों की किताब चुराना बैड हैबिट है, तो स्टील द बुक ऑफ अदर्स इज अ बैड हैबिट ना। खेलना एक एक्सरसाइज है, तो प्ले इज एन एक्सरसाइज। नाचना एक तरह का योगा है, इज अ काइंड ऑफ योगा। तो देखा कि हमने इसको सेंटेंस के शुरू में यूज करना है एज अ नाउन। और बताया कि सेंटेंस में और भी कहीं हो सकता है, मैंने बताया, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर तो नाउन के तरह यूज हो रहा है, सिंपली नाउन तो आप अच्छी तरह समझ रहे हो। लेकिन यदि हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, क्या ऐसा पर्पस होना चाहिए, किस कंडीशन में हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, थोड़ी सी समझना है इसमें। कि अगर आपको किसी भी वर्ब के रीजन का पता चले, यू नो रीजन, कारण, कोई चीज का कारण होता है, अगर हमको कारण बताना हो तो वहां पर विथ इंफिनिटिव का यूज करेंगे। जैसे एक छोटा सा समझो कि तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, कारण क्या आने का? इसमें कारण है, कारण छुपा हुआ है, ध्यान देना। तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ। राजू क्रिकेट खेलने के लिए गांधी मैदान गया, किस लिए गांधी मैदान गया, क्या रीजन है? रीजन दिख रहा है ना आपको? ऐसा रीजन शो करना हो तो आप 2 + V1 का यूज करें। मैंने क्या एग्जांपल बोला, यू कम हियर, इसलिए अब रीजन तो 2 + V1 टू स्टडी, यू कम हियर टू स्टडी, तुम लोग यहाँ, कुछ बच्चों ने बताया खेलने के लिए, तो ठीक है।
राजू क्रिकेट खेलने के लिए गांधी मैदान गया। राजू went to गांधी मैदान, किस लिए? 2+B1 रखिए, टू प्ले क्रिकेट। ध्यान देना थोड़ी सी बात, ये इंफिनिटिव है, लेकिन ये वाला नहीं समझ लेना कि ये भी इंफिनिटिव है, यहाँ भी टू लगाओ। क्यों नहीं समझेंगे इंफिनिटिव है ये वाला? हाँ राइट, ये वर्ब तो है नहीं, ये क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या यूज होता है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है, ये डेस्टिनेशन शो करा रहा है कि राजू कहाँ गया? गांधी मैदान में। तुम लोग बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, डेस्टिनेशन क्या हुआ आपका? स्कूल। तो ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, लेकिन 2+B1 ये इंफिनिटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विथ इंफिनिटिव के दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एज अ नाउन या सब्जेक्ट, और दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट इफ यू वांट टू शो द रीजन। राइट, अब आगे चलेंगे हम लोग, बेयर इंफिनिटिव को थोड़ी सी समझने की कोशिश। बेयर मीन्स क्या होता है? विदाउट, बिना। आई कैम हियर विदाउट अ पेन, मैं यहाँ बिना कलम के आया। मिस्टर शर्मा वेंट टू मार्केट विदाउट एन अम्ब्रेला, बेयर अम्ब्रेला। नहीं, बिना, बिना टू के आएगा। मैंने टू को नहीं रखा है, वाली V1 रखा है, सिर्फ V1 है। कैसी कंडीशन में V1 आएगा ये समझना जरूरी है। रूल कहता है कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद V1 का यूज होता है, 2 का यूज वहाँ नहीं होता है। बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अपने रूल हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलवेज कैरी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट टू ऐड टू, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ V1, 2 का यूज नहीं करते। सपोज यहाँ पर मैं कोई सब्जेक्ट दे देता हूँ, आई, वी, यू, ही, सी। अब तो इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया तो ओनली V1 लगेगा। आई शैल प्ले, क्या भाई? क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इस प्ले के पहले टू लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको टू का यूज नहीं करना है। We will win the match, हम लोग मैच जीत जाएंगे। विन V1 है, 2 का यूज नहीं किया, बिकॉज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यू वुड कॉल हिम, ये V1 है, 2 का यूज नहीं किया उसने। तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप 2 का यूज नहीं करना, मीन्स बेयर इंफिनिटिव का यूज। ठीक है, तो इंफिनिटिव में सिंपली मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, इतना काफ़ी है आपके लिए। ऐसे डिटेल भी मैंने वीडियो दिया है आप लोगों को, देखना, वो कंप्लीट डिटेल है, लेकिन कंप्लीट डिटेल है, आपके ग्रुप में होगी, आप देख लेना घर जाकर। वो कंप्लीट डिटेल वीडियो है, उसको यदि समझ जाते हो तो काफ़ी लॉन्ग लाइफ कम देगा। लेकिन आज मैं डीप में नहीं बात कर रहा, क्योंकि मुझे जीरंड और इन्फिनिटिव की भी बात करनी है। ठीक है, अब देख कि जीरंड के फॉर्म तो मैंने बताया आप लोगों को, क्या है? बिग फॉर्म है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्या फॉर्म है?
दोनों का सेम फॉर्म है। मैंने डिस्कशन भी करा था कि आई कांट यूज दिस एट द प्लेस ऑफ दैट वन। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जिरंग का यूज एज अ नाउन ठीक है, और कैसे कंडीशन में होता है कि इफ द नाउन कंटिन्यूटी। अब सबसे पहले देखेंगे एज अ नाउन कैसे होता है। हाँ, गुड। तो मैं यहाँ पर कर दिया डांसिंग इज, यहाँ पर हम तो टू डांस भी कर सकते हैं। नाचना एक कला है, जस्ट बिफोर अभी बनाया था हम लोगों ने। टू डांस इज एन एक्सरसाइज। क्यों नहीं हो सकता है? कहाँ कंटिन्यूटी है? कहीं तो नहीं। कहाँ नाउन के साथ तो ये नहीं लाया। कहाँ नाउन इधर उधर कहीं नाउन है, या ऑलरेडी एक नाउन है? ये ऑलरेडी एक नाउन है। नाउन कंटिन्यूटी में समझाता हूं, तुरंत अंतर समझ में आएगी आपको, या ध्यान देना। आई सॉ ए डांसिंग गर्ल। अब देखिए, ये कहता है इसको नाउन कंटिन्यूटी। मैंने देखा, किसको देखा? वो नाच रही थी उस समय, उसकी नाचने की सिस्टम कंटिन्यू था। ये नाउन था, इसको नाउन कंटिन्यूटी। लेकिन ये तो एज ए नाउन ऑलरेडी एक नाउन है। यहाँ पर हम टू डांस इज एन एक्सरसाइज में लिखेंगे तो मीनिंग सेम होगा, बट वह आपका इंफिनिटिव कहलाएगा, लेकिन ये जिरंग कहलाएगा। ठीक है, तो जिरंग के दो सिस्टम, इसको याद रखना। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल ना, तुम लोगों ने उड़ता हुआ हवाई जहाज को देखा। उड़ता हुआ, नाचता हुआ, गिरता हुआ, खेलता हुआ, भागता हुआ ना। पिछले रात मैंने एक भागते हुए चोर को देखा। गुड। लास्ट नाइट आई सॉ अ रनिंग थिंग। वहां रनिंग हो गया, या जिरंग है। ठीक है, तुम लोगों ने उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा। तुम लोगों ने, यू सॉ अ फ्लाइंग एरोप्लेन। नीतू ने उड़ती हुई तितली को पकड़ा। नीतू काउट जिरंग। समझ में आई अंतर दोनों में? ये दोनों फॉर्म में अंतर दिख रहा आपको? तो ये जिरंग के फॉर्म है। लेकिन अब इसी के साथ मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल रखता हूं। सेम फॉर्म है भाई, बिफोर इसके भी फॉर्म है, लाइक डांसिंग, डांसिंग, रनिंग, वॉकिंग, सेम फॉर्म है। लेकिन बट ये अंतर को समझना है। इस अंतर को, इसको दिमाग में रखना, और इसके अंतर को मैं दिखाता हूं, आपको समझ में तुरंत आए। क्या? Sitting on the bench. Sitting on the bench, she is talking. क्या हो गया? बेंच पर बैठे हुए वह बात कर रही है। ये वाला जिरंग है या ये वाला जिरंग है? फर्स्ट वाला ये जिरंग है। ये तो भार्गव पार्टिसिपल है। ठीक है,
दो काम जब आप एक साथ करते हो, नहीं, जब दो काम एक साथ किया जाएगा तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जब दो काम एक साथ होगा, ये देखो बैठने का काम और बात करने का काम, दोनों काम एक साथ हो रहा है ना। अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं स्टैंडिंग बिफोर यू आई एम टीचिंग इंग्लिश। कितने काम कर रहा हूं? व्हाट आर दोज टू वर्ब्स? स्टैंडिंग एंड दो काम। दोनों काम क्या एक साथ हो रहा है? हो रहा है ना? ऐसा थोड़े है कि पहले मैं स्टैंड कर गया उसके बाद पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे, ना कि जिरंड का। अंतर दोनों समझा, फॉर्म एक ही है, मीनिंग अलग अलग दे रहा है। अच्छा, कुर्सी पर बैठे हुए राम बाबू अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, सब राइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। अब कहीं आपको दिखेगा तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि यह जिरंड है कि पार्टिसिपल। ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात जहां तक है, क्या फॉर्म बतलाया मैंने? V3 प्लस नाउन, फर्स्ट क्लास। कोई एक V3 रख देते हैं, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, V3। अब इसके साथ नाउन रख देते हैं, ब्रोकन चेयर। अच्छा, ग्लास भी हो जाएगा। इससे कुर्सी ही टूटते हैं, ग्लास नहीं टूटते। V3 प्लस नाउन। यहाँ क्या हुआ? उड़ता हुआ, और यहाँ क्या हुआ? टूटा हुआ। टूटा हुआ कुर्सी ना। इस तरह का मीनिंग आपको जहां से आए। लिखा हुआ कहानी क्या बनाओगे? रिटन स्टोरी ना। गिरा हुआ चॉकलेट, उसने गिरा हुआ चॉकलेट खाया। एक चॉकलेट। राजू ने देखा हुआ फिल्म देखा। तो सीन और फिल्म, सीन V3 नाउन फिल्म ना। गोपाल ने ब्रोकन चेयर ना। मैंने क्या बताया? राजू ने सड़ा हुआ आम खाया। राजू एक ब्रोकन में रॉटन नॉट रॉटन। तो ठीक है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो इसका फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में आइए तो आप कंप्लीट समझिएगा। सर दोनों वर्ड एक साथ हो जाता है, इसमें एक वर्ड पहले हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों काम एक साथ हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन इसमें एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा, एक साथ नहीं होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया? दोनों काम एक साथ हो रहा है।
और पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ। जैसे और वन थिंग, जब सेंटेंस के बिगनिंग में यूज होगा तो सेंटेंस के बिगनिंग में मैं इसका यूज कर दूं हैविंग taken breakfast I went to school. अच्छा ठीक है, हैविंग बाउट अ मोबाइल आई रिटर्न होम। मोबाइल खरीद कर मैं घर लौटा। तो क्या दोनों काम एक साथ हुआ? पहले मैंने मोबाइल खरीदा, उसके बाद घर आया। अनदर एग्जांपल समझ ले, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। पहले नाश्ता करा, उसके बाद स्कूल गया। यानी एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है ना। बहुत सारी सेंटेंसेस है आपके पास, इस तरह से बना सकते हो ना। पढ़ाई पूरी कर उसने शादी कर, पहले पढ़ाई पूरी की उसके बाद शादी किया। भूतनी को भूत को देखकर मैं डर गया। हैविंग सीन आई स्केयर्ड या बिकम फियरफुल या एफ्रेड। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। हैविंग सीन द पुलिस द थीप रैन अवे। अब सोचने वाली बात है भाई कि द थीप रैन अवे लिखें या ए थीप रैन अवे या ए पुलिस लिखें या द पुलिस लिखें। डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम वहीं करते हैं जो हमारा एक्वेंटेंट होता है, जिसके बारे में हमको पता है, पहले से परिचित है, जिसके बारे में होल डिटेल पता है। चोर के बारे में किसी को थोड़े डिटेल पता रहता है। अगर चोर के बारे में डिटेल पता रहेगा तो चोरी ही नहीं होगी ना। जिसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है वहाँ पर आप ए का यूज कीजिए, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कीजिए, डेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, अब बात समझ, कुछ दूसरी एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। गोपाल को देखकर वह मुस्कुराने लगी। She started smiling. तो इन दिस वे आप इस पार्टिसिपल पर, नॉन फिनाइट पर पकड़ बनाइए। आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से आपके पास हिंदी सेंटेंसेस आते हैं, आप इस तरह लिख सकते हो और बोल भी सकते हो। अच्छी बात है।